जय हिंद। आप सभी को देखिए इस वीडियो में आरआरबी एएलपी में जीके और साइंस के जो हाल ही में शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट है जो कि जीके और साइंस के लगभग 50 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में विद डिटेल सॉल्यूशन, जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स है। तो बड़े ध्यान से आपको वीडियो देखना है और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जीके और साइंस में एएलपी सीबीटी में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, पढ़ो। देखो एक सेकंड, ये बोल रहा है कि यदि कोई मशीन एल भार उठाती है और भार द्वारा तय की ये दूरी एल डी है तो भार द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्य होता क्या है, तो कार्य होता है डब्लू, और डब्लू को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, अब बताया क्या है कि आपको यहाँ पे वैल्यू जो है अलग अलग दी है, देख लेते हैं। फोर्स की वैल्यू, किसी चीज़ को उठाओगे तो बल लगाओगे, और फोर्स की वैल्यू मशीन द्वारा कितनी एल है, तो एफ की जगह एल रख देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है, तय की गई दूरी ही तो आपका विस्थापन है, तो एल डी आपकी दूरी है, यानी एल इंटू एल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डब्लू बराबर। और ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हो एल इंटू एल डी मिल रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस खतरनाक पदार्थ से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। जो फेफड़ों का कैंसर होता है, याद रखना, जब आप कभी एस्बेस्टास के कण, जिसको अदह बोलते हो, अगर सांस से अंदर ले लेते हो तो फेफड़ों का कण जो जाते हैं, मतलब एस्बेस्टास के कण, उससे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ठीक है, बात करूँ एस्बेस्टास की, तो आप लोगों ने छत में या फिर अपने घर में कभी ना कभी इस तरह के सीमेंट के बने हुए एस्बेस्टास के देखे होंगे, मतलब छत टाइप के है कि आपका यहाँ पे पूछा क्या है, देख लेते हैं। देखो बोला है कि दो प्रतिरोध, एक 12 ओम का और दूसरा 24 ओम का है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो 12 ओम प्रतिरोध में धारा आई, निकालना तो आई है, लेकिन बहुत सारे स्टेप यहाँ इंक्लूड होते जाएंगे और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो प्रतिरोध हैं, कितने के, 12 ओम और 24 ओम के। तो इनका आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, आओ समझते हैं। अगर समांतर में है तो आपको पता है तुल्य प्रतिरोध के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। इस पे जब आप वैल्यूज रखोगे तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 और 24 ओम है। ठीक है, तो 1/12 प्लस 1/24 कर लोगे, और 1/12 प्लस 1/24 का एलसीएम आएगा 24, और 12 दूनी 24 और 24 एकदम 24, यानी 3/24 आ गया 1/r की वैल्यू। ठीक है, अब 3/24 को सॉल्व करोगे तो 1/8 आएगा 1/r की वैल्यू। तो r क्या हो जाएगा, ऊपर पलट दो दोनों को, तो r बराबर 8 ओम आ जाएगा। यानी कि आपको 12 और 24 का तुल्य प्रतिरोध 8 ओम मिला है। इतनी सारी चीज़ें करके अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे अभी तक 12 और 8 का तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला है, 8 ओम निकाला है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओम का ये सिंबल है। आगे बोल रहा है कि यह संयोजन 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में लिए क्या करोगे, ये जो 22 ओम प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध, अब श्रेणी क्रम डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, यानी 22 ओम को इस 8 ओम में जोड़ देंगे तो 22 और 8 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30 ओम। कितना, 30 ओम। तो अब जो आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया, कितना आ गया, 30 ओम आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है आपका कि 12 वोल्ट बैटरी के साथ तो है, लेकिन 12 ओम प्रतिरोध के लिए धारा ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ से जो आपका तुल्य प्रतिरोध यानी कि 30 ओम आया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में समांतर को दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ से सबसे पहले अपन आई निकालेंगे। आई निकालने के लिए भी दिया हुआ है, तो आई क्या होता है, ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है। तो आई क्या हो जाएगा, भी अपान आर हो जाएगा, और भी कितना है, 12 वोल्ट है, और आर तो अपन ने 30 निकाल लिया है। तो 12/30 करोगे तो 2/5 आएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। ठीक है, 2/5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई तो मिल गया, लेकिन अपन को भी निकालना है। इस वाले के लिए 12 ओम के लिए भी निकालना है, और आपको पता है भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। अब यहाँ पे आई तो 2/5 है अपने पास, लेकिन आर कितना लोगे, यहीं पे कन्फ्यूजन लोगों को होता है।
आर जो है आपको स्टार्टिंग का यानी जो तुल्य प्रतिरोध स्टार्टिंग का था 12 ओम और 24 ओम का, इन दोनों का 8 ओम केबल था ना, तो इसी बस का तुल्य प्रतिरोध लेना पड़ेगा। आई आपका 2/5 दिया है, लेकिन तुल्य प्रतिरोध आप 8 ही लोगे, तो 16 बट्टे क्या हो गया 5 हो गया, 16/5। अब जो ये 16/5 आपका भी आया है ना, इस भी को मिल गया है और साथ में 12 ओम लास्ट वाले आर को ले लेंगे। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। देखो आपका जो भी मिला है 16/5 मिला है और आर 12 ओम है, तो आई निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आपको पता है भी बटे आर होता है। भी कितना है 16/5 है। ठीक है, ठीक, एक सेकेंड, 16/5 है और साथ में भी अपान आर, आर कितना है 12 ओम है, तो नीचे अगर 12 ओम करता हूँ तो ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा 1/12 हो जाएगा। ठीक, जब सॉल्व करोगे इसको 4 चौको 16, 4 तेई 12, यानी 4 ऊपर आएगा और 5 तेई 15, 4/15 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बड़े ध्यान से आपको देखना है इसको, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जीन्स का आविष्कार किसने किया। जीन्स जो आप पहनते हो उसी जीन्स की बात हो रही है। तो ब्लू कलर में सबसे पहले आया था और लेवी स्ट्रॉस ने किया था, जिसके नाम पे एक जीन्स की बहुत ही दिग्गज कंपनी है लिवाइस। तो यही लोग हैं जीन्स का आविष्कार किए थे। 1853 की बात है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में हम्बोल्ट हिमनद जो समाचारों में था या निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो हम्बोल्ट हिमनद के बारे में आपको बताना है कि किस देश का है। तो ये जो है ना वेनेजुएला, जो आपका साउथ अमेरिकन एक कंट्री है, वहाँ पे हम्बोल्ट हिमनद पाया गया है। ठीक है, और जो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से साइंस से आ गया है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन आया है इस बार। देखते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 1/6 है और एक अंतरिक्ष यात्री का वजन चंद्रमा पर कितना होगा यदि उसका वजन पृथ्वी पर 90 किलोग्राम फोर्स है। यानी कि आपका 90 किलो नहीं, KGF लगा हुआ है, ध्यान देना। KGF है तो चीज़ें बदल जाएंगी। और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। ऐसी बातें किया है, तो आपको चंद्रमा पर इसका वजन बताना है। ठीक है, ठीक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि KGF है क्या। तो देखो 1 KGF बराबर 10 न्यूटन होता है। कितना 10 न्यूटन, यानी वजन आपका वेट न्यूटन में करोगे। ठीक है, तो 1 kg बराबर 10 न्यूटन होता है, तो 900 KGF है। 1 KGF में अगर 10 न्यूटन होता है, 900 KGF में क्या हो जाएगा 900 नहीं है 90 है, तो 90 गुणे 10 900 हो जाएगा। 900 न्यूटन आपका क्या है धरती पर वजन है। तो चंद्रमा पर बताना है, तो वजन हमेशा चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। यानी 900 का अगर 6 कर दो तो वो होगा आपका चंद्रमा का वजन। जो भारीनता होगा पृथ्वी से कम होगा वजन, 6 से काटोगे तो 150 आएगा। तो 150 होगा चंद्रमा पर वजन न्यूटन में, लेकिन पृथ्वी पर 900 न्यूटन होगा। ठीक है, ऐसे ही करना था, बस कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि 1 किलोग्राम फोर्स जो है ना 10 न्यूटन के बराबर होता है। इसलिए KGF को अब 10 के गुणा करके न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 50 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जिसके पानी में पूरी तरह डुबाने पर उसका वजन 10 ग्राम हो जाता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए आपको आपेक्षिक घनत्व का डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप चीज़ें निकाल पाओगे यहाँ से। इसको निकालने का एक तरीका होता है, मान लो आपके पास 50 ग्राम वजन है, क्या कितना है 50 ग्राम, और 10 ग्राम हो जाता है पानी में डालने में। यानी कि जो पानी में डालने के बाद जो घटा हुआ वजन होगा ना, 50 में 10 घटा दोगे, यानी कि अब आपको 40 ग्राम वजन मिल गया है। कितना मिल गया है 40 ग्राम वजन मिल गया है। और आपेक्षिक घनत्व होता क्या है, तो जो पहले का वजन है, पहले का वजन कितना है 50 है, और बाद का वजन यानी पानी में डालने के बाद जो घट गया उसको बटे कर देना है 40, तो आपका आंसर आ जाएगा। और 50/40 करोगे तो लगभग 1.25 आएगा, और वही 1.25 आपका आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है। द मॉन्क हु सोल्ड फेरारी, इसका आपको लेखक बताना था। तो इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। तो रॉबिन शर्मा इसके राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई यदि कोई पिंड सजाती नहीं है, एक ही जाति का नहीं है, तो इसका घनत्व तो इसकी डॉट डॉट के एक फलन है। कोई भी पिंड अगर आपकी होमोजीनियस नहीं है तो याद रखना इसकी जो डेंसिटी होती है हमेशा ना, इसकी स्थिति की फलक होती है। किसकी? स्थिति की फलक होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है कि घनत्व क्या होता है? घनत्व जो है आपका मास अपान वॉल्यूम होता है। अगर रो की मैं बात करूँ तो m/v होता है। तो इसका घनत्व जो है ना हमेशा इसकी स्थिति का क्या होता है? फलन होता है। ठीक है, अगर सजाती नहीं है तो। नेक्स्ट, डॉट डॉट जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है। जीव क्या करते हैं? पर्यावरण अगर अनुकूल उनके न रहा और परिवर्तन हो रहा तो याद रखना वो पर्या अनुकूलन करते हैं, यानी पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, यही सामाजिक समायोजन होता है जीवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो सुनील नारायण जो कि IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माने गए हैं 2024 के IPL के। ठीक है, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का है, ध्यान से समझते हैं। तोलक में सीसा संतुलन की ये बात कर रहा है, समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 30 केजी और 15 केजी भार के दो बच्चे आलम में क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर सीसा में एक तरफ बैठे। सीसा क्या है? इस तरह का जो होता है ना वहाँ पे ग्राउंड वगैरह पे, एक तरफ ये बच्चा बैठा है, एक तरफ ये बच्चा बैठा है, और बीच में ये आलम है, इधर जाएगा इधर जाएगा, देखा हुआ ग्राउंड वगैरह में लगा। तो ये बच्चे जो है अलग अलग वजन के बैठे हैं इतनी इतनी दूरी पे, और कह रहा है कि m kg का एक लड़का सीसा के दूसरी ओर आलम से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है, यानी एक बच्चा और यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, और वो जो है 1.2 मीटर दूरी पर बैठता है, तो सीसा संतुलन में आ जाता है, यानी बराबर हो जाता है, ऊपर नीचे नहीं रहता। तो m का मान एक ज्ञात करना है, यानी कि लास्ट वाला बच्चा कितने kg का है ये बताना है। इसको निकालने का एक सिंपल तरीका होता है। क्या होता है समझते हैं। देखो m1d1 प्लस क्या करोगे आप m2d2 इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो ये किसके बराबर होना चाहिए? m, ठीक है, इंटू डी के बराबर होना चाहिए लास्ट वाले बच्चे के, तब संतुलन बनेगा। m1d1 को देख लेते हैं क्या है। तो m1 है 30 और d1 कितना है, यानी इसका डिस्टेंस 1 मीटर। तो 30 गुणे 1 करेगा तो ये 30 ही आएगा। फिर m2 कितना है? 15 kg है और d2 1.2 मीटर है। तो 15 गुणे अब 1.2 करोगे तो आपका 5 कितना हो जाएगा? ये 15 एकम 15, और यहाँ से आपका आ जाएगा 15/1.2 करोगे ना तो आपको मिलेगा कितना? 18 गुणा करने पर m2d2। ये जो इक्वल हो जाएगा m ही तो निकालना है, तो m को छोड़ दो। लेकिन इस d की वैल्यू कितनी दी है? ये 1.2 मीटर दी है इस बच्चे की, तो 1.2 यहाँ पे इंटू कर देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, m निकालना है। 30 और 18 जोड़ोगे कितना होगा? ये 48 हो जाएगा। और बटे इस वाले 1.2 को, एक सेकेंड, ये जो 1.2 है इसको यहाँ ले आओ, ठीक है, डॉट में। तो 12 एकम 12, 12 चौको 48, और एक पॉइंट है तो 4 जीरो, यानी कि 40 आंसर आ जाएगा। तो ये वाला बच्चा 40 kg का है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से आपको चीज़ें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आओ समझते हैं क्या बोल रहा है कि फैराडे पर मीटर का मात्रक क्या है। तो फैराडे पर मीटर का मात्रक आपको यहाँ पे पूछा है। तो फैराडे पर मीटर जो हो ना, ये हमेशा पर विद्युतांक का मात्रक होता है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि कुछ प्राथमिक उपचार बॉक्सों में एंटीहिस्टामाइन पाए जाते हैं, इन दवाओं को कब लेना चाहिए। तो एंटीहिस्टामाइन दवाएं जो है ना हमेशा बुखार और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 500 ग्राम द्रव्यमान के धातु के उस खंड की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता इतनी ज्ञात कीजिए जिसका तापमान जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है जब 10 kg ऊष्मा को अवशोषित करता है। यानी कि जब कभी भी कोई धातु है वो 10 kg ऊष्मा अवशोषित करेगी, तापमान 80 डिग्री बढ़ जाएगा, और 500 ग्राम के द्रव्यमान का धातु खंड है, तो आपको उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता ज्ञात करनी है। अब विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखो, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है फॉर्मूला? C बराबर आपका Q/m और डेल T। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे Q क्या है? ऊष्मा है, जूल में होनी चाहिए, लेकिन ये तो किलो जूल में है, 10 किलो जूल पुट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 गुणे जूल में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 3, यानी 1000 का गुणा करेंगे, और डिवाइडेड m, मास कितना है? 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम तो होता नहीं है भाई साहब, क्या 500 ग्राम? ठीक है, लिख देता हूँ 500 ग्राम,
तो ये 500 ग्राम है, और साथ में 80 आपका क्या है, टेम्परेचर है, डेल टी मतलब टेम्परेचर चेंज, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होता है। रख दिया सब कुछ। रखने के बाद जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको क्या आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, यानी 3 जीरो यहाँ पे हैं, तो 3 जीरो से पूरा कट गया, और 5 अट्ठे 40, तो 10/40 आया। अब 10/40 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 25 आएगा, और 0.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किस में आएगा ये, यहाँ पे आप इसका मात्रक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, C बराबर Q/m डेल टी होता है विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिक डॉट डॉट वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जड़त्व किसका अधिक होगा, तो देखो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निकाय विरामावस्था से शुरू हो जाता है, जब इसका त्वरण स्थिर होता है तो इसका विस्थापन डॉट डॉट के समानुपाती होता है। विरामावस्था से अगर कोई निकाय शुरू है, इसका त्वरण स्थिर है यानी कि समान वेग से जा रहा है, तो इसके विस्थापन किसका, वर्गित समय के हमेशा अनुपाती होता है। जब त्वरण ही नहीं होगा तो समय और आपका ये विस्थापन अनुपाती ही हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट चाल आप बता पाओगे, कोई इशू इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट है धातु की क्षण का प्रतिरोध डॉट डॉट को छोड़कर निम्न सभी पर निर्भर करता है। किसी धातु की क्षण का जो प्रतिरोध है ना, ये हमेशा घनत्व को अगर छोड़ दो तो ये किस पे देखो, प्रतिरोध सबको पता होगा क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/A, जहाँ पे आपका तापमान पे होगा, लंबाई L पे होगा, प्रतिरोधकता ρ पे होगा, सब पे होगा, लेकिन घनत्व पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा लीटर गर्म जल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.5 लीटर ठंडे जल के साथ मिलाया जाता है, तो अंतिम साम्य तापमान ज्ञात कीजिए यदि कोई ऊष्मा त्यागी नहीं गई है। साम्य तापमान के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा है, कैसे करोगे आओ देखते हैं। साम्य तापमान के लिए यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हैं, पहले उन वैल्यूज को लिख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पहले तापमान दिया है, यानी मैं T1 मान लेता हूँ, कितना है, 90 है। ठीक, इसके बाद आधा लीटर जल है, आधा लीटर अगर जल है तो जल क्या है, जल को आप मान लोगे M1। ठीक है, तो इसको पहले T2 को लिख देता हूँ। T2 कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T2 आपका 10 आ जाएगा, 10 लिख देता हूँ। फिर इसके बाद अपन M1 M2 करते हैं, तो M1 कितना है, आधा लीटर जल यानी 0.5 करोगे, और M2 के लिए क्या करोगे, M2 आपका कितना है, 3.5 लीटर जल यहाँ बोला है, तो 3.5 कर दोगे। अब T1 T2 M1 M2 आपको मिल गए। अब साम्य तापमान का फार्मूला रख दोगे वहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, क्या होगा साम्य तापमान का फार्मूला, साम्य तापमान यानी T बराबर, एक सेकंड, T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा यहाँ पर T बराबर अगर मैं रखना चाहूँ तो ये होगा T1 M1 प्लस T2 M2। ठीक है, और बटे में आ जाएगा आपका नीचे M1 प्लस M2। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख के आंसर बताना है कि साम्य तापमान क्या आया। मैंने आपको T1 T2 M1 M2 सब बता दिया है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, और आपको ये बताना है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट तो कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है तो यह डॉट डॉट पर तैरता है। अगर विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम हो जाएगा ना, तो हमेशा ये पानी पे तैरने लगेगा, तो पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पानी का जो घनत्व है अधिकतर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और गुरुत्व 1 से कम होगा। तो आपको ये भी पता है कि जो चीज़ हल्की होती है, जैसे बर्फ़ और जल में, बर्फ़ हल्की होती है इसलिए पानी पे तैरने लगती है, डेंसिटी कम होगी तो। नेक्स्ट है कि -100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है, यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे भाई, फार्मूला आपको पता होगा तभी कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब कभी भी फ़ारेनहाइट में कोई चीज़ दी रहती है और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं ना, तब क्या फार्मूला लगाते हैं, तब लगाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 और साथ में 32 जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा करना है, उल्टा क्या करना है, फ़ारेनहाइट में आपको, हाँ फ़ारेनहाइट में तो निकालना है, तो यही फार्मूला आप डायरेक्ट रख दोगे। कैसे, देखो F बराबर रख दो, डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, -100 है, तो -100 रख दो फार्मूले के हिसाब से, गुणे 9/5 कर दो,
और ब्रैकेट क्लोज करके 32 जोड़ दो, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा 20 पंचे 100 यानी 20 नम्मा 180, माइनस का 180 है और प्लस का 32 है। तो 180 में 32 चले जाएंगे तो 180 में 32 जाएंगे तो माइनस का 148 फॉरेनहाइट आएगा आपका, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है। तो उम्मेद भवन पैलेस, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपके कुछ पैलेस जो आपके राजस्थान संबंधित है। तो जोधपुर में है उम्मेद भवन पैलेस, याद रखना है, ठीक है। और उम्मेद भवन पैलेस आखिरी रॉयल पैलेस है जो भारत में आज़ादी से पहले बनाया गया था, ठीक है। और राजा उम्मेद सिंह थे, उनके शासनकाल का है। 1929 के आसपास ये भवन पैलेस बनाया गया है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु के तार के प्रतिरोध R, चालकता O और लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के बीच सही संबंध आपका दर्शाता है। अब ये संबंध आप तभी बता पाओगे जब आपको क्या पता हो, जब आपको प्रतिरोध वगैरह के बारे में जानकारी हो। प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर होता है रो एल अपान ए, यानी कि मैं अगर बात करूं एल अपान ए और यहाँ पे आपका रो आ जाएगा, रो टाइप का। तो बताना है कि सही संबंध कौन बताता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें ना, तो ऑप्शन नंबर 2 पे फाउंड करो, ठीक है। तो एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका आई थिंक, अच्छा हाँ चालकता है तो नीचे आएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा और साथ में ए चला जाएगा, यानी कि आर ओ ए बराबर एल हो जाएगा। ये सिग्मा टाइप का था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में, अब ये करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में R21 वैक्सीन खबरों में थी, इसका उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो R21 जो वैक्सीन है ना, ये मलेरिया के लिए उपयोग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च आयतन प्रसारण गुणांक वाले पदार्थ की पहचान कीजिए। तो जिसका आयतन प्रसारण ज़्यादा होगा उसका आयतन ज़्यादा बढ़ेगा, प्रसरण होगा। तो एल्कोहल जो है ना, सबसे ज़्यादा आयतन प्रसार वाली चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं, यानी बेस इकाई, मूल इकाई आपको पता है कितनी है। अगर पता है तो आप बता पाओगे आधार इकाई कौन सी नहीं है, ठीक है, ठीक। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ ना आपको, तो रेडियन जो है आधार इकाई नहीं है, संपूरक होती है। रेडियन, स्टेरेडियन, बाकी मोल, एम्पियर, ये सब मूल मात्रक की इकाइयाँ हैं, ठीक है। रेडियन, स्टेरेडियन क्या थी आपकी, अलग थी, संपूरक। नेक्स्ट है यदि किसी आवेश को Q, मतलब आवेश Q है, उसको 8 वोल्ट के पार ले जाने में 36 जूल कार्य करना पड़ता है, तो Q बताना है। अब Q का फार्मूला, यानी आवेश का फार्मूला पता होगा तो सब कुछ निकाल लो। Q बराबर क्या होता है, E अपान V होता है। E एनर्जी है और V आपका विभवांतर है। तो E कितना है, 36 जूल है, 36 बटे एनर्जी V कितना है, 8 है, रख दो। तो 36 बटे 8 रखोगे तो 4.5 कूलाम्ब आएगा, यानी 4.5 C आएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार बार छोटा सा क्वेश्चन आता ही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो R की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं भाई साहब, देखो समांतर क्रम में अगर आपको जोड़ना है तो आपको पता है कैसे जोड़ते हैं। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जोड़ते हैं। तो सब वैल्यूज अपन रख देते हैं इसी क्रम में। चीज़ें क्या क्या दी हैं आपको ये देख लो। देखो आपको यहाँ पे दिया क्या है, 24 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो आप सबसे पहले 1/24 लिख दोगे तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त करना है। एक सेकंड, हाँ 1/24 लिख दोगे तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त करना है। और यहाँ पे आपका 8 ओम और 60 ओम है। तो एक बार 1/r रखोगे जो निकालना है और एक बार 1/60 रखोगे तब ना 1/r की वैल्यू निकलेगी। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 1/24 और माइनस 1/60 बराबर 1/r। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 24 और 60 का, और 24 और 60 का जो भी एलसीएम है आपको पूरा कैलकुलेशन करके मुझे ये बताना है कि 1/r की वैल्यू क्या आएगी। फिर r को आप ऊपर पक्षांतर कर दोगे तो एक्चुअल r मिल जाएगा। और ये कैलकुलेशन है 1/24 माइनस 1/60। अब ये तो खुद से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप करोगे तो स्ट्रॉन्ग होगी आपकी कैलकुलेशन एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 केजी गेंद की चाल 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है। तो अगर 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाना है ना, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो किया गया कार्य है ना, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हमेशा होता है। और गतिज ऊर्जा सबको पता है हाफ mv² होती है। निकाल देते हैं। तो हाफ mv² तो होती है, लेकिन परिवर्तन बताना है। तो देखो 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पे m कितना है, एक ही है, तो m को अपन बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। m को बाहर रहने देते हैं। और साथ में v² यानी 2v² है। पहला ये है यानी v2² माइनस v1² कर दो, vt² माइनस v1²। तो इनमें परिवर्तन आपको पता चल जाएगा। लिख देता हूँ 1/2 पूरे m कितना है 1 kg यानी 1 लिख देता हूँ। और अंदर क्या आएगा v2² यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस v1 2 का स्क्वायर 4, 16 में 4 गए 12, तो 1/2 गुणे 12 आ गया। तो 2 छक्का 12 यानी कि 6 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में जाना है। अगला है स्कारबोरोसोल निम्न में से किस समुद्र में स्थित है। तो स्कारबोरोसोल जो है ना, सॉस जो आपके इन समुद्रों के बारे में बताना है कौन से समुद्र में स्थित है, ठीक है। तो स्कारबोरोसेल जो है ना, दक्षिण चीन सागर, जिसको चीन अपना आधिपत्य मानता है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बड़े पैमाने पर 5000 किलो का एक ट्रक, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक तेज होता है। इसकी गतिज ऊर्जा बताना है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बताना है। कैसे करोगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। ये क्वेश्चन आपको मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही बताया है, ठीक है। आपको कैसे करना है, अब मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का 1/2 mv2² माइनस v1²। अब आंसर तो खुद ही आपको देना है 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे v2 क्या होगा 35 मीटर होगा, और v1 क्या होगा 25 होगा, और m 5000 किलो रख के मुझे आंसर ज़रूर बता देना, ठीक है। मेगा जूल में पूछा है, इसलिए जूल को मेगा जूल में कन्वर्ट कर लेना, जो भी आंसर आएगा, यानी कि 10⁻³ डिवाइड कर देना। गॉट इट। सॉरी 10⁻³ नहीं, 10⁻6 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेगा है ना, डेसी सेंटीमिली नहीं मेगा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई आधार की इकाई नहीं है, यानी एसआई मात्रक में मेन आधार इकाई बेसिक इकाई नहीं है। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अपने बेसिक मूल मात्रक में नहीं आता, जबकि पदार्थ की मात्रा, मोल, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये सब मूल मात्रक है, मीटर लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 200 ग्राम द्रव्यमान के एक पात्र की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि 2000 जूल ऊष्मा प्राप्त करने के लिए इसका तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको समझना है। फॉर्मूला बता दूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद से एक बनानी है। देखो यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि ऊष्माधारिता ज्ञात करना है। और ऊष्माधारिता क्या होती है, यहाँ पे देखो, अगर मैं Q की बात करूँ, किसकी, Q की, तो Q क्या होता है आपका, Q का फार्मूला होता है, यानी ऊष्मा जो होती है यहाँ पे, उसका फार्मूला होता है mc∆T, ठीक है। लेकिन अपन को C निकालना है। अब C निकालने के लिए क्या करोगे, Q/m और अपना ∆T इधर ला लोगे तो बराबर C आ जाएगा। अब यहाँ पे बता देता हूँ C क्या है आपका, C ऊष्माधारिता है, ठीक है। M यहाँ पे मास है, जो आपका 200 ग्राम दिया है, जिसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे। Q आपका 2000 जूल दिया है, इसको लिख दोगे। और ∆T कितना दिया है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। इन सबको वैल्यू रख के डायरेक्ट मुझे आंसर आप बताओगे कि 34वां का कौन सा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर x इकाई है, यदि हम उसे वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ भार क्या होगा। तो पृथ्वी पर चंद्रमा का जो भार है ना, जो पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर भार क्या होता है, हमेशा कम होता है, 1/6 होता है, ठीक है। तो x से क्या होगा, हमेशा कम होगा भार, लेकिन वजन इक्वल रहता है। याद रखना, मास नहीं चेंज होता, वेट चेंज होता है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर आपको पदार्थ बताना है। तो इनमें से जो कठोर पदार्थ है ना, टेबल ही तो कठोर है भाई, ये पटल नहीं टेबल होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता को मरणोपरांत प्राप्त किया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ना, साहित्य जगत में दिया जाता है, सिनेमा वगैरह में, और विनोद खन्ना को दिया गया था। इस बार याद रखना, अभी अभी मिथुन चक्रवर्ती को भी मिला है, ठीक है। दादा साहब फाल्के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डॉट डॉट नक्शा रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल जानकारी को ऊंचाई में परिवर्तित करता है ताकि यह दिखा सके कि आकृति सतह से ऊपर उठी हुई है जैसा उभरा हुआ अक्षर। तो इस नक्शे को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, ये जो नक्शा है ना, इसे आप क्या बोलोगे? बम्प बोलोगे। किसी भी मैप में अगर कोई आकृति उथली हुई चीज़ दिखाती है उसको बम्प बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य असम से है? असम का लोक नृत्य इसमें से बताना है। तो असम का कौन सा हो जाएगा? बगरुम्बा। बगरुम्बा जो है ना असम का लोक नृत्य है, ठीक है। नाटी आपका बताना है कमेंट कर। गिद्धा तो पंजाब का है, ठीक है। लेजिम आई थिंक महाराष्ट्र का है। और नाटी आपको कमेंट करके बताना है कहाँ का लोक नृत्य है। तो यहाँ से ज़रूर पढ़ लेना, ये सब आर्ट एंड कल्चर ज़रूर पूछता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, रंगहीन और रंगहीन गैस है? तो सबसे जहरीली और गंधहीन, रंगहीन गैस जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको आप CO बोलते हो। वाहनों वगैरह से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 kg की गाड़ी को 16 मीटर की दूरी पर धकेलता है तो किया गया कार्य किलो जूल में ज्ञात कीजिए। तो कार्य निकालना है तो ऐसी कंडीशन पे जब आपके पास फोर्स दिया हो, मास दिया हो, साथ में आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो W कैसे निकालोगे भाई? W निकालने के लिए आपको पता है F इंटू D होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आप निकाल सकते हो। और क्या हो जाएगा आपका? F इंटू डी, ठीक है। और F इंटू डी के लिए देखो, W बराबर FD। F कितना है? F है 750 न्यूटन है, ठीक है। ठीक, फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 16 मीटर है। लिख दो दोनों को। अब इसको अपन मास से तो कोई लेना देना अपना है नहीं, 750/16 तो कर दिया, लेकिन ये किलो जूल में पूछ रहा है तो ये तो W जूल में आएगा। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको कर देता हूँ, कर दो, काट दो। 0 से 0 गया, 25 × 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 3 चौको 12, यानी 12 किलो जूल इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो पीली और हरी सब्जियां याद रखना, भोजन में जो प्रचुर मात्रा में उनमें पाया जाता है पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2.5 kg ओम प्रतिरोध के पार भी में विभवांतर ज्ञात कीजिए जिसके माध्यम से 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आई दी हुई है 2 मिली एम्पियर, ठीक है। साथ में आपको क्या दिया हुआ है? 2.5 किलो ओम दिया है, यानी R की वैल्यू दिया है 2.5 किलो ओम है, किलो ओम है, ठीक है। और साथ में आपको भी पूछा है। ओम के नियम से आप निकाल सकते हो इजीली, जो भी पूछा है भी, ठीक है। कैसे निकालोगे? भी बराबर क्या होता है? IR होता है। भी बराबर IR फॉर्मूला होता है ओम के नियम से। अब भी बराबर आई कितना दिया, लेकिन सबका मात्रक सही रखना है। आई हमेशा एम्पियर में होता है, यानी कि मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड करोगे 1000 का, तो ये क्या आ जाएगा? 0.002, 0.002 एम्पियर। साथ में आपका R है, R कितना है? 2.5 किलो ओम है, लेकिन R तो हमेशा ओम में लेते हैं। अब किलो ओम के लिए क्या करोगे? 1000 का गुणा करोगे 2500 आ जाएगा। 2.5 में अगर 1000 करोगे, दोनों गुणा करो तो 25 दूनी 50 डायरेक्ट होगा। अब यहाँ से 2 जीरो अगर हटाओगे तो यहाँ के 2 जीरो हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ में एक तो रहेगा, यानी कि 5 वोल्ट विभवांतर, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कैलकुलेशन तो आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आपका वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है। वोल्टेज भी का एक स्रोत एक परिपथ धारा में बनाए रखता है। स्रोत द्वारा t समय में परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा बताना है। तो परिपथ I बराबर क्या होगा? अगर आपका भी वगैरह दिया है तो ऐसे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखना कि I बराबर आपको लिखना है VIT, यानी विभवांतर I और T। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा VIT, ठीक। नेक्स्ट, एक पंप की शक्ति वाट में ज्ञात कीजिए यदि यह 30 मिनट में 1 टन पानी 90 मीटर तक उठा सकता है, ठीक है। अब दक्षता मान लो 100% इसकी और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड मान लो, गुरुत्वीय त्वरण। तो शक्ति यानी वाट निकालना है, यानी पावर निकालना है आपको वाट में। तो कैसे निकालोगे और समझते हैं, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है? W/T, सबको पता है। P बराबर वर्क पर यूनिट टाइम, लेकिन W को यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। W बराबर क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी mgh भी लिख सकते हो, और T तो है ही। अब सब वैल्यू पुट कर दो। M की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? M की वैल्यू आप कहोगे कि 1 टन पानी, ठीक है। अब यहाँ पे M की वैल्यू क्या ले लूँ?
आपको पता होना चाहिए कि 1 टन बराबर कितना होता है। 1 टन बराबर जो पानी है ये 1000 केजी के बराबर होता है 1 टन। तो m की वैल्यू मैं 1000 ले लूँगा mgh के लिए, और g आपका 10 बोला ही है क्वेश्चन में। h यानी हाइट, कितना मीटर ऊपर उठता है, 90 मीटर, यानी कि 90 इंटू में यहाँ कर दूंगा, क्या कर दूंगा 90, और डिवाइड कर दूँ t, और t है समय। समय कितना दिया है, तो आप बोलोगे कि समय यहाँ 30 मिनट दिया है, लेकिन आप 30 मिनट नहीं लोगे, समय की यूनिट हमेशा सेकंड होती है। तो 30 गुणे 60 करोगे, सेकंड में आ जाएगा 1800। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 1000 गुणे 10 गुणे 90 बटे 1800, वही आपकी पावर आएगी। ठीक है, तो याद रखना। और इसका आंसर आप खुद करके मुझे बताओगे कितना वाट आपका आ रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि मैं आंसर दे रहा हूँ, आप निकाल के बताना 500 वाट आ रहा है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीतकार शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो शिव कुमार शर्मा के बारे में बहुत पूछा जाता है, और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, बजाते थे। नेक्स्ट है डॉट डॉट, एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए करते हैं। तो निजी नेटवर्क की अगर सुरक्षा बनाना है तो फायरवॉल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इंटरनेट में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लगभग यहाँ पे हमने 50 प्रश्नों को किए हैं। अगर इन 50 प्रश्नों में जीके और साइंस के आपसे अगर 30 भी बनते हैं तो यकीन मानिए कि आप CBT 1 जरूर क्लियर करोगे ALP का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।